और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर, ये हमने तो खैर वक्फ को छेड़खानी नहीं की, वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के अंदर बदलाव किया है, मगर वक्फ के लिए भी क्या क्या जजमेंट आए। सैयद फजल पुकोया थंगल बनाम भारत संघ 10/11/28 को केरल उच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसका फंक्शनिंग मान्यवर एडमिनिस्ट्रेटिव है। धार्मिक क्रियाकलापों को तो वक्फ ने करना है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चैरिटी का काम हो, वो वक्फ बोर्ड को नहीं करना है भाई। ये केरल हाईकोर्ट ने किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, उसने तो मुतवल्ली तक भी कहा है, मगर हम मुतवल्ली तो जो धर्म का है वही रखेंगे। मान्यवर, इन्होंने कहा एक मुतवल्ली के कर्तव्य विशुद्ध रूप से धर्म निरपेक्ष कैरेक्टर है, मगर हम मुतवल्ली को छू नहीं रहे। मान्यवर ये कह रहे थे, मान्यवर ये कह रहे थे कि मान्यवर ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। मान्यवर मान्यवर 2013 में अन्यायी कानून आया। भाई करने, थोड़ा शांत हो जाएंगे। ये 26 के कारण डरे हुए हैं और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठ जाओ। मान्यवर बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। मान्यवर 1913 से लेकर 2013 तक 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड का कुल एकड़ में भूमि सब वक्फ का मिलाकर 18 लाख एकड़ था। मेरी विनंती है सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया, और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब मान्यवर 39 लाख एकड़ जो भूमि है उसमें 21 लाख एकड़ 13 के बाद है। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है मान्यवर। और लीज पर दी गई संपत्तियां 20,000 थी और 25 में रिकॉर्ड के हिसाब से, हो सकता है गलत भी हो सकता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से शून्य हो गई। तो मान्यवर संपत्तियां कहां गई? मान्यवर बेच दी गई। किसकी संपत्ति से, किसकी परमिशन से बेचा? मान्यवर मैंने पहले ही कह दिया कि केरल और देश भर के कैथोलिक बिशप काउंसिल, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, कैथोलिक कांग्रेस केरला, भारतीय कैथोलिक धर्मगुरुओं की महासभा,
केरल चर्चों की संयुक्त परिषद, कैथोलिक कांग्रेस केरला, ये सब ने इस बिल का समर्थन करा है और कहा है अन्यायी 2013 का सुधार। हम अकेले नहीं कह रहे मान्यवर। और मान्यवर, इसी एक्ट में हमने एक बात कही कि जो योगदान था वक्फ बोर्ड का वो 7% से घटाकर 5% कर दिया। मान्यवर, अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं जिसका विरोध कर रहे हैं या अहित में? अगर 7 से 5% हमने कम किया तो ये कहां जाएगा? वो वक्फ में रहेगा। वक्फ बोर्ड का कम किया है। जो मस्जिद चल रही है उसको हमने 2% बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं मान्यवर। ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी मान्यवर। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन मान्यवर। पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। आदिवासी भाइयों की शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जो जमीन है वो सुरक्षित हो जाएगी। निजी संपत्ति जो आम नागरिकों की है वो भी सुरक्षित हो जाएगी। और वक्फ करने के लिए स्वामित्व को दान तो साहब अपनी संपत्ति का ही कर सकते हैं, गांव की संपत्ति का दान नहीं कर सकते। तो वक्फ निजी संपत्ति से ही स्वामित्व के बगैर नहीं हो पाएगा। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना की प्रक्रिया को दाखिल किया गया है। वक्फ बोर्ड की वक्फ की जो संपत्ति घोषित करने की अधिकार थे उसको समाप्त कर दिए। कलेक्टर से सर्टिफाइड कराना पड़ेगा और नए वक्फ पारदर्शी तरीके से पंजीकृत भी करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई संस्था नहीं चल सकती। और मुस्लिम ट्रस्ट अब तक के जो है उसको हमने इस जो माफ करना, कई सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो वक्फ के कानून को अंदर दायरे में आना नहीं चाहते। मुझे मिले थे वोरा समाज वाले, वोरा समाज है, अहमदिया है, कई सारे ऐसे समुदाय हैं, सिया भी है, पसमंदाओं के भी कुछ ट्रस्ट हैं। वो सभी को मैं एक आनंद का समाचार देना चाहता हूं, अब मुसलमान भी ट्रस्ट एक्ट के अंदर अपना ट्रस्ट रजिस्टर करा सकता है। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो वक्फ के कानून में भी जाए, चैरिटी कमिश्नर एक्ट के तहत वो करने वाला है। मान्यवर, भूमि के रिकॉर्ड का कार्यालय होगा, समाचार पत्र और क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी एडवर्टाइज दी जाएगी। ढेर सारे प्रावधान मान्यवर इसके अंदर किए हैं। महिला, सिया, पसमंदा, वोरा, अहमदिया, उनका हमने समावेश किया ही है। और उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था मान्यवर, एक फैशन हो गई, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो जहाँ ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन करें। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने
मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार का सरकार मान्यवर। इनको मान्यवर ना पिछड़ों की चिंता है ना मुसलमानों की। ये सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर मान्यवर। अंत में मैं किरण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अभ्यास कर कर सारे दूषणों को निकालकर वक्फ कानून को शुद्ध, पारदर्शी और उद्देश्यों को समर्पित बनाने का काम रिज्जू साहब लेकर आए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। ईटी मोहम्मद बशीर, आप कुछ बोलना चाहते थे? छोड़िए, गृह मंत्री जी ने विषय रख दिया। मेरा नाम सर माननीय वेणुगोपाल जी ने लिया था और सर मैंने बड़ा